नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टताओं के अंतर्गत या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत नगर नियोजन बिंदु के तहत हम इन तीन प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर चुके थे, जिनमें नगर नियोजन की जो पहली विशेषता थी वो थी नगर का दो विशिष्ट खंडों में विभाजित होना, दूसरा था सड़कें, तीसरा था भवन, और जो चौथी नगर नियोजन की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी ईंटें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था, उस नगर नियोजन की जो चौथी प्रमुख विशेषता दिखाई देती है वो थी ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता में वो बहुतायात पकी हुई ईंटों का प्रयोग है वो ज्ञात होता है। पकी हुई ईंटों से मेरा तात्पर्य है आग में पकाई गई ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी बड़े प्रमुख नगर थे, चाहे वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन बड़े बड़े नगरों में अधिकांशतः आग में पकाई गई ईंटों का ही प्रयोग ज्ञात होता है। परंतु कुछ ऐसे नगर भी थे जहां पर है वो कच्ची ईंटों, जैसे कि रंगपुर जो कि गुजरात में स्थित, राजस्थान में स्थित कालीबंगा, वहां पर अधिकांशतः धूप में सुखाई गई, जिन्हें हम कच्ची ईंटें कह सकते हैं, कच्ची ईंटों का है वो प्रयोग अधिक ज्ञात होता है। यानी कालीबंगा और रंगपुर जैसे स्थल भी थे जहां पर है वो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग अधिक ज्ञात होता है। इन विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से जो भवनों के साक्ष्य प्राप्त हुए, उन भवनों में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पहली थी आयताकार ईंटें, दूसरी थी एल प्रकार की ईंटें, तीसरी टी प्रकार की ईंटें और चौथी थी वक्राकार ईंटें। आयताकार ईंटें जो सामान्य ईंटें जो कि हम देखते हैं इसी प्रकार की ईंटें थी। आयताकार 4 प्रकार की ईंटें थी, आयताकार, एल प्रकार, टी प्रकार, चौथा था वक्राकार। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश ईंटें हैं वो आयताकार ही मिली और इन ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:2:1 था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों प्रयोग की जाती थी उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1। यानी जो ईंटें मिली है वो अधिकांशतः 7.5 सेंटीमीटर ऊंची, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर लंबी। 4, 2, 1। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश ईंटें हैं वो इसी आकार की मिली है, 30 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 7.5 सेंटीमीटर ऊंची। अब आप इनको गाड़ी देखिए, अनुपात 7.5 के डबल हो गए 15, 15 के डबल यानी 7.5 का 4 हो गए 30। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश ईंटें हैं वो आयताकार ईंटें मिली हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:2:1। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो दूसरे प्रमुख ईंटें मिले हैं वो एल प्रकार के ईंटें हैं, यानी एक प्रकार से इस शेप में बनी हुई ईंटें। इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन बने हुए उनमें जो कोने हैं, मकान का जो कोना था उस कोने में है वो इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया। यानी एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग जो है वो विभिन्न सैंधव स्थलों में जो भवनों के जो कोने हैं उन कोनों में एल प्रकार की ईंटों का वो बहुतायत प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जो तीसरी ईंटें थी टी, टी प्रकार की जो ईंटें हैं इनका प्रयोग है वो सिंधु घाटी सभ्यता में टी प्रकार की ईंटों का प्रयोग है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सीढ़ियां या सोपान होते थे उन सीढ़ियों या सोपानों में इस प्रकार की टी प्रकार की ईंटों का वो प्रयोग मिलता है। और जो चौथे प्रकार की थी वक्राकार ईंटें,
वक्राकार ईंटों का प्रयोग है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कुओं की गोलाई बनाए रखने के लिए किया गया था। कुआं देखिए गोल होता है, बाहर से चौड़ी और भीतरी जो किनारा है वो अपेक्षाकृत कम चौड़ा। इस प्रकार की जो ईंटें हैं ये ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो वक्राकार ईंटें हैं उनका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में बहुतायत कुओं में प्रयोग किया जाता था। कुओं की गोलाई बनी रह सके इसलिए इस प्रकार की वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो 4 प्रकार की ईंटें थी इनका चिनाई, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवनों के जो अवशेष हैं उनसे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों की जो चिनाई है वो वर्तमान जो ईंटों की चिनाई है उसी भांति होती थी जिसे हम इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के नाम से संबोधित करते हैं। यानी एक ईंट है वो दूसरी ईंट को काटते हुए प्रयोग लगाई जाती थी। ये ईंट दूसरी ईंट, ये जो ईंटें हैं एक दूसरे को एक प्रकार से काटते हुए, इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो ईंटों की जो चिनाई है वो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम से की जाती है। अब ईंटों से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी जो ईंट है आकार की दृष्टि से जो सबसे बड़ी ईंट है उसका साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला। इसी प्रकार कालीबंगा में भी ईंटों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि तथ्यात्मक है कि अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कहाँ मिला है। तो कालीबंगा में है वो एक भवन के भीतर ईंटों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई हैं और ये ईंटें फर्श में प्रयुक्त की गई। इसी कारण प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा में है वो स्थित है। यानी कालीबंगा में एक भवन के भीतर जो ईंटें फर्श में लगाई गई है उनके ऊपर है वो अलंकरण किया गया है। इसी प्रकार जो चलहुदड़ों में है वो जो ईंटें मिली है उन ईंटों के ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान उत्कीर्ण है। संभवतः ईंटें हैं वो गिली रही होंगी उसी समय बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के दौड़ने पर उसके पंजों के निशान है वो ईंटों पर छप रहे हैं। तो इस प्रकार की ईंटें वो चलहुदड़ों में मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की जो अगली प्रमुख विशेषता है वो है जल निकास प्रणाली। देखिए जल निकास प्रणाली को हम एक अलग बिंदु के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। नगर नियोजन से अलग करके भी हम सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली को एक अलग बिंदु के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो जल निकास प्रणाली है वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक मौलिक विशेषता मानी जाती है। मौलिक विशेषता से मेरा तात्पर्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन विश्व की जितनी भी अन्य संस्कृतियां थी उन किसी भी संस्कृति में ऐसी उन्नत और विकसित जल निकास प्रणाली कहीं पर भी नहीं मिलती जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। इसी कारण जल निकास प्रणाली को सिंधु घाटी सभ्यता की मौलिक और विशिष्ट विशेषता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसी उन्नत वो जल निकास प्रणाली मिली है वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन संस्कृतियां थी, चाहे वो मिस्र हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे यूनान हो, चाहे रोम हो, चाहे क्रीट हो, किसी भी संस्कृति में सिंधु घाटी संस्कृति जैसी उन्नत और विकसित है वो जल निकास प्रणाली नहीं मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों से जो जल का निकास होता था वो मोरियों के माध्यम से होता था। यानी घर ये मान लीजिए दीवार है, इस दीवार से बाहर है वो जल निकलता था, ये मोरी होते थे। घर से जो जल का निकास है वो मोरियों के माध्यम से होता था। जो बाहर ये गली होती थी, गली में स्थित एक शोषक गर्त में गिरती थी। यानी घर से जो पानी निकलता था वो मोरी के माध्यम से निकलते ही गली में स्थित जो नाली थी उस नाली में स्थित अवशोषक शोषक गर्त में गिरता था।
यानी जहां पर मोरी निकलती थी वहां पर एक सोखता हुआ गड्ढा बना दिया जाता था, गर्त गड्ढा। ये गड्ढा किस लिए बनाया जाता था? ताकि इन नालियों में मिट्टी पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी जो है वो गड्ढे में गिर जाए और पानी का प्रवाह है वो निर्बाध बना रहे, बिना किसी बाधा के पानी बहता रहे। इसी कारण शोषक गर्तों का निर्माण किया जाता था। जब पानी और मिट्टी दोनों इस तरह रहते तो मिट्टी नीचे रह जाती थी और पानी जो नाली है आगे जो नाली बनती थी वो अपेक्षाकृत इसी लेवल में बनी थी। तो मिट्टी नीचे रह जाती थी, पानी है वो ऊपर नाली में आगे बह जाता था। इस प्रकार गलियों की नालियों में स्थान स्थान पर शोषक गर्त बने हुए थे। ये शोषक गर्त इसलिए बनाए जाते थे ताकि पानी के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। और ये जो गलियों की नालियां थी ये मुख्य सड़कों की नालियों में मिल जाती थी। इन नालियों का जो निर्माण है वो ईंटों, पत्थरों, चूने और जिप्सम से किया जाता था। इसके अलावा चाहे वो गली की नाली हो चाहे मुख्य सड़क की जो नाले होते थे उनको ढका जाता था, ईंटों और पत्थरों से उनको बाकायदा ढका जाता था। और जो मुख्य सड़कों की जो बड़े नाले होते थे उन नालों को भी एक प्रकार से पूर्णतः ढका जाता था और उनमें बीच बीच में उन नालों की सफाई करने के लिए चैम्बर भी छोड़े जाते थे। विभिन्न सैंधव स्थलों के उत्खनन से इस प्रकार की जो जल निकास प्रणाली मिली है वो विश्व की किसी भी अन्य संस्कृति में इस प्रकार की जल निकास प्रणाली नहीं मिली। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता की एक मौलिक विशिष्टता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो 7वीं विशेषता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन। या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में